आज तक न्यूज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, इससे पहले आप इस कहानी की 263 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 264 मुलाहिज़ा फरमाएं। कामरान दानिश की कहानी ख़त्म हो गई। हमें अभी ज़िंदगी के सहरा में घिसटना है और अपनी अपनी कहानियों के लिए अंजाम तलाश करना है। मसला यह है कि हम सब की कहानियाँ एक दूसरे में उलझी हुई है। उसके कुछ देर बैठने के बाद मैंने कहा, मैं ज़रा यहाँ पहले से फैले हुए कुछ काम निपटा लूँ, फिर मैं इस मामले को ज़रूर देखूँगा। मैं खुद से गहानी जाऊँगा। अगर आप मुनासिब समझे तो मुझे भी साथ ले चलिए, वो बोली। मैंने कदर हैरत से उसकी तरफ देखा और बिला तामुल कहा, हरगिज़ नहीं। अभी मैंने इस कहानी के बारे में ज़्यादा मालूमात जमा नहीं की हैं, लेकिन मुझे अंदाज़ा है वो जगह इस काबिल नहीं होगी कि मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊँ। इससे मेरा काम आसान होने के बजाय मज़ीद मुश्किलात में इजाफा कर देगा। खिलाफ़ तवक्कुह उसने उस पर इसरार नहीं किया और उठने के लिए पर तोलते हुए बोली, मैं अब चलती हूँ। मुझे इस वक्त घर पर होना चाहिए। कामरान के वालिदैन तो नहीं है, लेकिन जिन मामू के घर उसकी और उसकी बहन की ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा गुजरा है, वहाँ एक कोहराम मचा हुआ है। और फिर रस्मी तौर पर फ़िलहाल वो लोगों की नज़रों में तो मेरा मंगेतर ही था। मुझे भी इस वक्त घर पर ही होना चाहिए और ज़ोक मनाना चाहिए। मेरा अपना सोग तो ये था जो मैंने आपके साथ बैठकर मनाया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं उन लोगों के लिए ये सोग किस तरह मनाऊंगी। बहरहाल मुझे जाना तो है। वो सर को खफीफ से झटका देकर उठ खड़ी हुई। क्या लाश तुम लोगों को मिल गई है? मैंने पूछा। अफसुर्दगी का एक अपना अजीब सा सहर होता है। अभी तक मैं उस अफसुर्दगी के ज़ेर असर था, लेकिन अब धीरे धीरे उस शहर की गिरफ्त से आज़ाद हो रहा था। शायद ये अफसुर्दगी छूत के मर्ज की तरह थी और उस वक्त अजसर नो उस मर्ज का हमला मुझ पर सफिया की वजह से हुआ था। अभी तक तो पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ। उसने भी अब कदर नॉर्मल लहजे में कहा, लेकिन शायद आज ही किसी वक्त भी हो जाए। लाश हमें किसी भी वक्त मिल सकती है और हमें उसको हंगामी तौर पर दफन करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी हालत अच्छी नहीं है और पोस्टमार्टम के बाद शायद मजीद खराब हो जाए। थोड़ी देर बाद वो चली गई। ऑफिस के काम में मेरा दिल नहीं लग रहा था और मुझे सही तौर पर मालूम भी नहीं था कि मैं क्या सोच रहा था, क्या चाह रहा था। आखिरकार मैं उठ खड़ा हुआ और पहले ऑफिस से फिर होटल से ही निकल आया। मालूम नहीं उस लड़की सफिया ने मेरे ज़ात की गहराइयों में मदफून किसी चिंगारी को हवा दे दी थी, या ये वही अजली इज़्तिराब था जो किसी कीना परवर पुराने दुश्मन की तरह अचानक ही किसी तारीक गोशे से निकलकर मुझ पर हमला आवर हो जाता था। कुछ देर होटल के पार्किंग लॉट में टहलने के बाद आखिर मैं अपनी गाड़ी में बैठा और बेमकसद से अंदाज में एक तरफ रवाना हो गया। शायद मुझे फरार चाहिए था, लेकिन किस चीज़ से फरार ये मुझे मालूम नहीं था। ये बेवजह सा फरार भी शायद मेरी किस्मत में नहीं था। जिस सड़क पर मेरा होटल वाक़ था, उस पर चंद फरलांग आगे जाकर एक और मयारी होटल था। ये 4 स्टार होटल्स की एक आलमी चेन से मुंसलिक था। उसी कंपनी के साथ फ्रेंचाइज थी। उसके और हमारे मयार में थोड़ा ही फ़र्क था। उस होटल के सामने से, लेकिन सड़क की दूसरी तरफ से गुजर रहा था कि उसके खुले ड्राइववे में मैंने दुरानी की गाड़ी से तमीना को उतरते देखा। ड्राइवर उसके लिए दरवाज़ा खोल रहा था। वो वर्दी में था, लेकिन सर पर टोपी की जगह पट्टी बनी हुई थी। ये मेरी काल रात की कार्रवाई की निशानी थी। अगर गाड़ी होटल के सदर दरवाजे पर रुकी होती तो शायद मैं उन्हें न देख पाता, क्योंकि उनके और मेरे दरमियान आराइशी पौधे वगैरह हायल होते। लेकिन सदर दरवाजे के सामने काफ़ी दूर तक गाड़ियाँ खड़ी थीं, जिनकी वजह से ड्राइवर ने गाड़ी सड़क के करीब ही रोकी हुई थी। और ड्राइवर के साथ तमीना के आने का मतलब यह था कि दुरानी उसके साथ मौजूद नहीं था। मैं तमीना को गाड़ी से बरामद होते देख कर न जाने क्यों उस बुरी तरह चौंका कि इज़्तिरारी तौर पर ब्रेक लगाने लगा, लेकिन किसी गैबी कुव्वत ने मुझे उस हरकत से बाज रखा। मैंने अपनी गाड़ी पार्किंग लॉट में खड़ी करते वक्त सब गाड़ियों का जायजा लिया, लेकिन दुरानी वाली गाड़ी या उसका ड्राइवर कहीं नजर न आया। शायद वो तमीना को यहाँ उतार कर चला गया था। उस सूरत में तमीना का मिलना ज़रा मुश्किल मालूम होता था। गैर मुमकिन था कि वो ऊपर किसी कमरे में चली गई हो। कुछ बाद नहीं था कि यहाँ भी उसकी कोई असामी मुकीम हो और वो फारिग वक्त में उसके साथ कोई वादा निभाने आई हो। वो एक गैर मामूली लड़की मालूम होती थी। उसकी रगोपै में शायद गैर मामूली तवादाइयाँ भरी हुई थी। उसके बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता था। लॉबी में पहुंचकर मैंने इधर उधर देखा। उस किस्म के किसी होटल में यह पता चलाना ज़रा मुश्किल ही होता था कि कौन सा वेटर कहाँ गया। खसूसन जब वेटर खातून हो तो उसकी निशानियाँ और हुलिया वगैरह बता कर उसके बारे में पूछना ज़्यादा मायूब लगता है और पूछने वाला दूसरों की नज़र में मशकूक हो जाता है। मैं उस सिलसिले में अभी कोई तरकीब सोच रहा था कि ऑडिटोरियम की तरफ जाने वाले रास्ते के करीब काफ़ी बार में मुझे एक भड़कदार नारंगी साड़ी की झलक नजर आई। तमीना भड़कदार नारंगी साड़ी ही में थी। कुछ उस रंग की वजह से और कुछ अपने खूबसूरत सरापा और रंग रूप की वजह से वो गाड़ी से उतरते वक्त कुछ ऐसी ही दिखाई दी थी जैसे औरत नहीं कोई हसीन शोला बरामद हुआ हो। मैं टहलने के से अंदाज में काफ़ी बार की तरफ चल दिया। लॉबी और उसके आसपास के रास्तों पर काफ़ी चहल पहल थी। शायद ऑडिटोरियम और किसी हाल में तकरीबात वगैरह चल रही थी। मेहमानों की गाड़ियां भर भर कर आ रही थी, लेकिन काफ़ी बार में सिर्फ 3-4 अफराद ही बैठे थे। उनमें से एक तमीना थी। वो बाकी अफराद से दूर एक कोने की मेज़ पर अलग थलग बैठी थी। मैंने एक ज़ैतून की ओर से उसका जायजा लिया। यूँ तो होटल का करीबन हर गोशा ही रोशनियों से जगमग जगमग कर रहा था।
लेकिन तमीना बारीक फानूस की पहलू तार रोशनी कुछ ज्यादा ही पड़ रही थी। गनीमत था कि आसपास से गुजरते हुए लोग कुछ एक दूसरे में और कुछ यहाँ के माहौल में उलझे हुए थे। किसी का ध्यान मेरी तरफ नहीं था। मैं चंद सेकंड के लिए उसे देखता रह गया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये वाकई वही लड़की थी जिसे कल रात मैंने दुरानी के बेडरूम में देखा था। कुछ मुतहर्रिक परछाइयां मेरे जहन पर हमला कर रही थी और मेरी बेयकीनी में इजाफा हो रहा था। वो नहायत पुरस्कून अंदाज में टांग पर टांग रख के बैठी थी, शायद किसी का इंतजार कर रही थी। ऐन मुमकिन था कि दुरानी ही का इंतजार कर रही हो। उनके दरमियान यहाँ मुलाकात तय पाई हो। मैंने बमुश्किल उसकी तरफ से नजर हटाई ताकि यकसोई से कुछ सोच सकूं। सवाल यह था कि मैं अचानक उसे सारी रात देखकर उसके पीछे पीछे भागा क्यों आया था। मैं उसी नतीजे पर पहुंचा कि मैं उससे कुछ बात करना चाहता था, लेकिन साथ ही मुझे यह एहसास भी हो रहा था कि उससे बात करना कबल अज़ वक्त था। अभी मामला कच्चा था और दुरानी जैसी चीज पर कच्चा हाथ नहीं डालना चाहिए था। अभी उसके बारे में मेरे आदमी मवाद जमा कर रहे थे और उस लड़की को छेड़ना दुरानी ही को छेड़ने के मुताबिक था। उसके बावजूद न जाने क्यों मैं सतून की आड़ से निकला और दोनों हाथ पैंट की जेबों में डाले टहलने के अंदाज में चलता हुआ सुनहरी जंजीरों से बने हुए जंगले के दरमियान से गुजरकर काफी बार में जा पहुंचा। तमीना ने गर्दन घुमाए बगैर आंखों की खफीफ सी हरकत के साथ एक अदाए बेनियाजी से मेरी तरफ देखा। मैंने यही जाहिर किया जैसे मेरी अचानक उस पर नजर पड़ी थी। उसकी आंखों में शनासाई का कोई रंग नहीं उभरा था। उसके बावजूद मैं सीधा उसकी तरफ चला गया और उससे इजाजत लिए बगैर कुर्सी खींचकर उसके मुकाबले बैठ गया। उसने ना तो मुझे खुशामदीद कहा और ना ही मुस्कुरा कर मेरा इस्तकबाल किया, लेकिन उसकी पेशानी पर नागवारी की शिकने या आंखों में बरहमी का रंग भी नहीं झलका। वो उस पुरस्कून अंदाज में मेरी तरफ देखती रही। उसके अंदाज में हल्की सी राउनत भी थी। तुमसे दोबारा मिलकर खुशी हुई तमीना, मैंने दोस्ताना लहजा में कहा। मैं उस वक्त एक ऐसे आदमी का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा था जो किसी लड़की से नहायत मामूली सी वाकफियत के बाद कहीं सरेराह मुलाकात होने पर ख्वाह मुखा कंबल होने की कोशिश करते हैं। खुलाफे तो उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट नमुतार हुई। आपको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ अफसल साहब? उसने धीमी और दिलकश आवाज में पूछा। मैं गहरी सांस लेकर रह गया। जमशेद करीम के दफ्तर में जब मैंने उसे देखा था उसने मुझे सिर्फ काफी सर्व की थी और शक्ल डालते वक्त सिर्फ एक नजर मेरी तरफ देखा था। हमारा एक दूसरे से तारुफ नहीं करवाया गया था। मैंने तो खैर उसके पीछे आदमी लगाकर उसके बारे में बहुत कुछ मालूम करवाया था, लेकिन वो भी मेरे बारे में कुछ ऐसी ही बेखबर नहीं थी। उसने तो सिर्फ मुझे पहचान लिया था बल्कि उसे मेरा नाम भी मालूम था। यह सवाल तो मैं तुमसे भी कर सकता हूँ, मैंने अब जरा इत्मीनान से मुस्कुराते हुए कहा। जहाँ तक मुझे याद है उस दफ्तर में उस बदजोक जमशेद करीम ने तो हमें एक दूसरे से मुतारिफ नहीं करवाया था, लेकिन बाद में उन्होंने ही मुझे आपके बारे में थोड़ा बहुत बताया था। वो अब जरा वाज़े मुस्कुराहट के साथ बोली। मुझे भी उसी तरह किसी और मेहरबान ने तुम्हारे बारे में बता दिया होगा। मैंने कहा, इंसान किसी की ज़ात में दिलचस्पी ले तो उसके बारे में जानने की कुछ न कुछ राय तलाश कर लेता है। अच्छा, तो आप ये बताना चाह रहे हैं कि आपने मेरी ज़ात में दिलचस्पी महसूस की? वो बेबाकी से मेरी आंखों में आंखें डालते हुए बोली। मुस्कुराहट कुछ और वाजे हो गई, बहुत ज़्यादा। मैंने संजीदगी से जवाब दिया। उसे अभी कतन अंदाजा नहीं था कि मेरी दिलचस्पी की नौयत क्या थी। मैं एक टुक उसकी तरफ देखता रहा तो उसने नजरें चुरा ली। मैंने मुलायमत से पूछा, आप जमशेद करीम के यहाँ क्या करती हैं? मैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन में गेस्ट रिलेशंस मैनेजर हूँ। उसने एक अदाए खास से जवाब दिया। बहुत खूब, मेरी शाइस्तगी से अंदाज में सर हिलाया। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वाली कंपनियां भी गेस्ट रिलेशंस मैनेजर रखने लगी। गेस्ट रिलेशंस मैनेजर की जरूरत तो हर कारोबारी इदारे को पड़ सकती है। अब ये अपने अपने नजरियात और हैसियत की बात है कि कौन रखना अफोर्ड कर सकता है और कौन नहीं। वो खासी संजीदगी से बोली, खसूसन तुम जैसी खुशशक्ल खुश अदा गेस्ट रिलेशंस मैनेजर रखने और फिर उससे सही तौर पर गेस्ट रिलेशनिंग का काम लेने के लिए तो बहुत ही बड़ा दिल और खसूसी हौसला चाहिए। ये बात गो कि मैंने खासे चुपते हुए लहजे में कही थी और वह कुछ ऐसी कोड़ मगज भी नहीं मालूम होती थी। उसके बावजूद उसके सर से गुजर गई। वो अब अपने मोतियों जैसे दांतों की नुमाइश करते हुए बोली, अब मैं आपकी इस बात के जवाब में आम लड़कियों की तरह इंकिसारी का मुजाहरा करती हुई तो ये तो नहीं कहूँगी। अब मैं आपकी इस बात के जवाब में आम लड़कियों की तरह इंकिसारी का मुजाहरा करती हुई ये तो नहीं कहूँगी कि जी मैं तो बस मामूली शक्ल सूरत की आम सी लड़की हूँ और हुस्न तो बस देखने वाले की नज़र में होता है। तो फिर तुम क्या कहोगी? मैंने दिलचस्पी से पूछा। खुश शक्ल और खुश अदा तो मैं हूँ, वह अदाकारों के अंदाज से कंधे उचकाकर बोली। इसलिए मॉडलिंग के सिलसिले में भी बहुत सी ऑफर्स आ रही हैं और मैं सोच रही हूँ कि इस फील्ड में थोड़ी सी तबाह आजमाई करके देख ही ली जाए। बहुत नेक ख्याल है, मैंने सर हिलाया। मुझे यकीन है कि तुम अपनी अजीम और गिराम आया सलाहियतों की बदौलत इस फील्ड में धूम मचा दोगी। उसी लिए मैं वेटर हमारे सर पर आन खड़ा हुआ। तमीना नपे तुली सी मुस्कुराहट के साथ बोली, आप क्या खाना पसंद करेंगे? वैसे तो मुझे मालूम है आप इससे भी अच्छे होटल के मालिक हैं, शायद आपको यहाँ की चीजें पसंद ना आए। इस पर वेटर ने जरा तिरछी नजरों से मेरी तरफ देखा, लेकिन मुतबाना से अंदाज में खामोशी ही में खड़ा रहा। शायद उसने सोचा हो कि मैं उस वक्त अपनी दौलतमंदी की कुछ झूठी सच्ची कहानियां सुनाकर लड़की को मुतासर करने की कोशिश कर रहा था। होटल का मालिक होने का मतलब ये नहीं है कि मैंने उधर उधर खाना पीना छोड़ दिया है। मैं नीची आवाज में कहा, मौका महल के एतबार से तो मैं अब भी किसी नानबाई के तंदूर पर बैठकर खाने से भी दुरेक नहीं करता।
उसने अपने लिए आइसक्रीम की अमेजिश वाली एक कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर दिया और वेटर के जाने के बाद अपने पर्स से एक कार्ड निकालते हुए बोली, आप कभी घर तशरीफ लाइए ना, आप जैसे लोगों से मिलकर तो हमें बड़ी खुशी होती है। यकीनन होती होगी। मैंने इस बात में सरिलात और संजीदगी से कहा और कार्ड पर नजर डाली। उस पर उसके क्लिफ्टन के अपार्टमेंट का पता और फोन नंबर दर्ज था। मेरे अंदर को गैबी कुव्वत किसी तारीख कोशिश से नहायत मध्यम सरगोशी में गोया मुझे खबरदार करने की कोशिश कर रही थी कि अभी मुझे उसकी असलियत और असली मामले की तरफ नहीं आना चाहिए और दुरानी वाले चक्कर को नहीं छेड़ना चाहिए। अभी मामला कच्चा था और मैं बेवजह या बेफायदा किस्म की जज्बातियत का भी कायल नहीं था। उसके बावजूद मेरे दिल में न जाने क्यों गुबार सा भरा हुआ था। मालूम नहीं असल वजह क्या थी। मैं उस वक्त ज्यादा बारीकी से तजिया करने से तो कासिर था, लेकिन मैं ये महसूस जरूर कर रहा था कि मेरी अंदरूनी कैफियत उस वक्त कुछ अजीब सी थी। शायद उसी कैफियत के तहत मैंने उन मुबहम सी आवाज़ों की तरफ तवज्जो नहीं थी और उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, खारा दर वाला फ्लैट तुम लोगों ने छोड़ दिया क्या? खारा दर? वो बुरी तरह चौंकी। उसकी आंखें कुछ फैल गईं और खूबसूरत मेकअप की आड़ मुयस्सर होने के बावजूद मुझे उसकी रंगत कुछ फीकी पड़ती महसूस हुई। मुझे उन लोगों पर तरस आता था जो अपना माजी मायूब न होने के बावजूद उससे डरते थे, महज इसलिए कि वो गुर्बत और तंगदस्ती के सायों में छुपा होता था। शर्मिंदा तो उसे अपने हाल पर होना चाहिए था, लेकिन उसमें शायद उसने अपने लिए फख्र के कुछ पहलू तलाश कर लिए थे। वो फौरन ही संभल कर बोली, हम खारा दर में तो कभी नहीं रहते थे। हाँ, अलबत्ता मेरे एक रिश्ते की खाला वहाँ रहती थी, कभी कभार उनके यहाँ चले जाते थे। अब तो उनका भी इंतकाल हो चुका है। उसके बाद से उनके यहाँ आना जाना खत्म हो गया। एक लम्हे की खामोशी के बाद उसने बड़ी अदा से मेज पर जरा झुकते हुए पूछा, आपको किसने बताया? मैंने कहा ना कि बात दिलचस्पी की होती है, बताने वाले तो बहुत मिल जाते हैं और बहुत कुछ बता भी देते हैं। मैंने बेपरवाही से कहा। मैं उसके विजिटिंग कार्ड को उंगलियों में घुमा रहा था। मैंने एक बार फिर उसके कार्ड को तवज्जो से देखा और कहा, मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा, लेकिन मेरा ख्याल है इन दिनों आने का तो कोई फायदा नहीं होगा। इन दिनों तो तुम खुद दुरानी के बंगले पर रह रही हो। जब तुम दुरानी की खातरदारी से फारिग हो जाओ तो मुझे फोन करना, मैं खुद तुम्हारे यहाँ आऊँगा या तुम्हें अपने यहाँ मदऊ करूँगा। मुझे तुमसे कोई जरूरी बातें करनी है। वो दम खुद बैठी रह गई। चल लम्हे वो एक टुक मेरी तरफ देखती रही। उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। तहम वो ज्यादा देर बदहवास रहने वाली लड़की नहीं थी। उसने जल्द ही अपने आप को संभाल लिया और महसूस कर लिया कि आप मीठी मीठी बातें करने और मीठी मीठी बातें सुनने का वक्त गुजर चुका है। अब लाहे अमल बदलने की जरूरत थी। वो मेज पर कुछ आगे को झुक आई। उसके चेहरे पर बैक वक्त सर्दमहरी और आंखों में सफा की तरह आई। मेरा ख्याल था कि मेरी हर बात उसे मजीद बदहवास करने का बायस बनेगी, लेकिन वो न सिर्फ जल्दी संभल गई बल्कि शायद उसने जवाबन मुझे भी बदहवास करने का इरादा बांधा। वो जब बोली तो उसकी आवाज़ नागन की पुनकार से मुशाबा थी। आप इन दिनों मेरी निगरानी कर रहे हैं और मेरे बारे में मालूमात जमा कर रहे हैं अफसल साहब। वैसे फजूल कामों में वक्त और तवानाइयाँ ज़ाया करने का कायल नहीं हूँ। मैंने इतराफ़ से गुरेज किया। तुम जैसे किरदार तो आज की मॉडर्न सोसाइटी में आम हो गए, कदम कदम पर नजर आने लगे हैं। इनकी निगरानी कराने, मालूमात जमा कराने की जरूरत नहीं होती। जरा गौर से देखो, सब कुछ खुद ही समझ में आ जाता है। मालूमात के समर खुद भी झोली में आन गिरते हैं। सवाल खुद अपना जवाब तलाश कर लेते हैं। शायरी ना बिगाड़े, मेरी बात का जवाब दे। वो गोया दांत पीस कर बोली। मैंने सुनी अनसुनी करते हुए कहा, पैसे की खातिर इस दुनिया में न जाने क्या कुछ हो रहा है। हर भयानक कहानी की खबर को खरीदो तो घूम फिर कर उसकी तह से पैसे का अफसाद ही निकलेगा। पैसे की खातिर अब बेगैरती भी बढ़ गई है। पैसे की खातिर गैरत का जनाजा तो सदियों से निकलता रहा है, लेकिन अब यह काम बड़े पैमाने पर होने लगा है। इसके तौर तरीके भी काफी मॉडर्न हो गए। ज्यादा इब्रत और अफसोस का मकाम तो वो होता है कि जो काम जमशेद करीम तुमसे लेने की कोशिश कर रहा है। बाज लोग तो अपनी बीवियों से भी वो काम लेते हुए नहीं हिचकिचाते। वो एक लम्हे कुछ इस तरह मुझे घूरती रही जैसे कत्ल कर देना चाहती हूँ। फिर बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जमशेद करीम तुम्हारे जिम्मे जो काम लगाया था वो तुमने दुरानी से करवा लिया है या नहीं? दुरानी ने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन के बारे में अपनी तहकीकाती रिपोर्ट बदल ली है या अभी उसके बेडरूम में उसके साथ तुम्हारे मुज़ाकरात चल रहे हैं? उसकी बेखौफी में एक लम्हे के लिए दरार से पड़ी, लेकिन फिर शायद उसने यही सोचा कि अब बात खुल ही रही थी तो अब जरा डट कर जुर्रात और हौसले से सूरत-ए-हाल का मुकाबला करना चाहिए था। एक बात यह भी थी कि वो मुझे सही तौर पर जानती नहीं थी। दूसरे उसे ना जाने किस किस तरह की पुष्पनाही हासिल थी। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर इल्फाज को गोया चबाते हुए बोली, मुझे मालूम है बहुत बड़े आदमी है अफसल साहब। मुझे ये भी मालूम था कि इन जैसे लोगों की डिक्शनरी में बड़े आदमी का मतलब दौलतमंद या बड़े ओहदे पर बैठा हुआ आदमी होता था। वो बात जारी रखते हुए बोली, लेकिन आप बड़ा आदमी होने के ज़ौक़ में मारे ना चाहिएगा। मशवरे और तंबीह का शुक्रिया, मैंने ज़रीले लहजे में कहा, लेकिन ये इतला मेरे लिए नहीं है कि मैं बड़ा आदमी हूँ। मैं तो आज तक हर काम अपने आप को बहुत छोटा सा आदमी समझकर अंजाम देता आया हूँ। इस इंकसारी के साथ तो आप और भी ज्यादा जल्दी मारे जाएंगे। वो फौरन बोली, आप एक कारोबारी आदमी हैं, आपको जमशेद करीम और दुरानी जैसे लोगों से नहीं उलझना चाहिए। आप उसके मुतहम्मिल नहीं हो सकेंगे। इस मशवरे का भी शुक्रिया, लेकिन इस किस्म के लोगों से उलझना मेरी हाबी है। मैंने कहा, तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है कि मेरे पास तुम्हारी और दुरानी की एक नहायत दिलचस्प फिल्म है जिसकी चंद कापियाँ ऐसी जगहों पर महफूज कर दी गई हैं जहाँ से वो उस वक्त मंजरियाम पर आ जाएंगी जब किसी भी अंदाज में मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करने की कोशिश की जाएगी।
तुम्हारे बारे में तो मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि तुम इस मैदान की बहुत बड़ी फनकार मालूम होती हो। तुम्हें तो शायद अभी बहुत आगे तक जाना है। इस किस्म के इंकशाफात शायद तुम्हारी सेहत पर कोई खास असर न डाल सके, लेकिन दुरानी एक बहुत अहम महकमे में अहम ओहदे पर भी है। शादीशुदा है, उसके जवान बच्चे हैं। वो फिल्म उसे खुदकुशी पर मजबूर कर सकती है। उसकी सांसें कुछ तेज हो गई थी। मुर्ताश लहजे में बोली, ये तो वक्त बताएगा कि वो फिल्म किसे खुदकुशी पर मजबूर करती है, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता देना चाहती हूँ कि मुझे आपसे मिलकर सख्त मायूसी हुई है। जब मैंने आपको दफ्तर में देखा था, काफी पिलाई थी, और बाद में जमशेद साहब ने मुझे आपके बारे में बताया था, तो मैंने सोचा भी नहीं था कि आप इस किस्म के आदमी होंगे। कमोबेश यही अल्फाज मैं तुम्हारे लिए भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बात छोड़े। वो नाक सुकेड़ कर बोली, मैं तो इस मुआशरे की बिसात पर एक मामूली सा मोहरा हूँ, मेरा क्या है। मैं तो कभी इधर कभी उधर खिसका दी जाती हूँ। जब मैं हट जाऊंगी, उठाकर एक तरफ डाल दी जाऊंगी। मुझे ये सब कुछ मालूम है, इसलिए वो वक्त आने से पहले अपने कुछ मंसूबे मुकम्मल कर लेना चाहती हूँ। ताहम मेरा हाल या मुस्तकबिल इतना अहम नहीं है। आप अपने बारे में सोचें। आप दौलतमंद तबके के एक अहम फर्द हैं। आपके तो बहुत बड़े बड़े मंसूबे होंगे, बहुत सी जिंदगियाँ, बहुत से मुस्तकबिल आपसे वाबस्ता होंगे। आपकी ज़िंदगी ज़्यादा कीमती है। ये ज़िंदगी अगर महज बेमकसद से अंदाज में आग से खेलते हुए साया हो गई तो ये बड़े अफसोस की बात होगी। इस पुरजहानत और हमदर्दाना गुफ्तगू पर तो मैं तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, लेकिन आखिर मैं कब तक तुम्हारा शुक्रिया अदा करता रहूँगा। मैंने दोस्ताना से लहजे में कहा, मुझे अपने हर सवाल का जवाब भी चाहिए। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन के बारे में दरहकीकत दुरानी ने क्या रिपोर्ट तैयार की थी या करना चाहता था? जमशेद करीम ने उसमें क्या तब्दीलियाँ करवाई या करवाना चाहता है? फिलहाल ये काम किस मरहले में है, कहाँ पहुँचा है? तुम दुरानी से क्या वादा लेने में कामयाब हुई? उसने कुर्सी के पूछते से टेक लगाकर गहरी सांस ली और तुरहम आमेज सी नजरों से मेरी तरफ देखा। अंदाज कुछ ऐसा ही था जैसे कोई हमदर्द बुजुर्ग किसी नादान बच्चे को कुछ समझा कर थक गया हो। उसके होंठों पर जहरीली सी मुस्कुराहट नमूदार हुई और वह बैठी बैठी सी आवाज में बोली, ये खासे मुश्किल सवालों की फहरिस्त है अफसल साहब। क्या यह बेहतर नहीं कि इन सवालों के जवाब आप दुरानी ही से हासिल करने की कोशिश करें? मैं तो महज एक कठपुतली हूँ, जिस तरह नचाया जाता है नाचने लगती हूँ। बहरहाल मैं इस पर कोई शिकवा शिकायत से रोना धोना नहीं करती, किसी के सीने से लगकर टुस्वे बहाकर हमदर्दियाँ तलाश नहीं करती। ये जिंदगी मेरी अपनी मुंतखब करता है और मैं इसके नताइज भुगतने की तैयार हूँ। लेकिन बेहतर यही है कि आप बड़े लोग अपने सवालों के जवाब एक दूसरे से हासिल करने की कोशिश करें। वो तो मैं करूँगा ही, मैंने मुलाहिमा से कहा। मुझे तुम्हारी बातों से जहानत और कुछ बची खुची अच्छाई की खुशबू आ रही है। अगर मुझे तुम्हारा ताउन हासिल हो जाता तो बेहतर था। इस तरह शायद वो घटिया जिंदगी तबाह होने से बच जाती जो तुमने अपने लिए बड़े शौक से मुंतखब की हुई है। मुझे आपकी गुड बुक्स में आने का कोई शौक नहीं है। वो गैर मुतजलसल लहजे में बोली, मैं जिस तरफ हूँ, जिस हाल में हूँ, जिस मकाम पर हूँ, मुझे वहीं रहने दीजिए। बहुत खूब, मैंने तहसीन अमेज अंदाज में सर हिलाया। बदकिरदारी में भी इंसान का कोई किरदार होना चाहिए। मुझे तुम्हारी ये बात पसंद आई। बहुत शुक्रिया शहनशाह मुअज़्ज़म, वो जहरीले लहजे में बोली। वो किसी भी अंदाज में मेरी पेशकदमी से मुतासर होती दिखाई नहीं देती थी। वो अपने मकसद हयात और नजरियात में बड़ी मजबूत मालूम होती थी। वो खौफजदा होकर, लालच में आकर या किसी भी और जज्बे से मुतासर होकर मेरी मदद के लिए तैयार नहीं थी। एक लम्हे के लिए मुझे उस पर गुस्सा भी आया। कुछ गुस्सा पहले ही मेरे लाशऊर में कहीं कुलबुला रहा था। मैं उसे घूर रहा था और फैसला करने की कोशिश कर रहा था कि मुझे उसके बारे में क्या तर्ज अमल इख्तियार करना चाहिए। मैं महसूस कर रहा था कि पिछले चंद सेकंड से वो मेरी तरफ नहीं देख रही थी, मुझसे नजर नहीं मिला रही थी। उसकी नज़रें मेरे अक्ब में इधर उधर कहीं भटक रही थी। मैं यही समझा कि शायद उसकी नज़रें उस रिपोर्टर की तलाश में भटक रही थी जिसे उससे इंटरव्यू लेने के लिए आना था। आमतौर पर उस किस्म की लड़कियां तो रिपोर्टर को इंतजार करवाती थी, मगर न जाने क्या वजह थी वो रिपोर्टर से पहले आकर बैठ गई थी। दफतन उसकी नजरें एक बार फिर मेरे चेहरे पर आन टिकी और वो दोबारा मेज पर झुकते उठ ठहरे टरलेजम बोली, मुझे और दुरानी को ब्लैकमेल करना आपको बहुत महंगा पड़ेगा अफसल साहब। मैं अपनी कनपटियों में कहीं हल्की सी तपश महसूस कर रहा था। मैंने मेज पर दोनों कोनियां टिकाकर अपना चेहरा उसके करीब लाते हुए एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, यह ब्लैकमेलिंग नहीं है मोहतरमा तमीना साहिबा। एक इंतहाई करप्ट अफीसर को एक कौमी जुर्म से रोकने की कोशिश है, जबकि वह अफीसर उससे पहले ही न जाने कितने संगीन जराइम का इर्तिकाब कर चुका है। बल्कि शायद उसकी पूरी पेशा वराना जिंदगी ऐसे ही जराइम से अपारत हो। और शायद आपको ये भी याद हो कि ये प्रिंस एंड कंपनी कारपोरेशन को तबाह करने वाले जमशेद की वजह से आप इस केस में शामिल हो रही हैं। और आपको ये भी पता होगा कि जमशेद ही ने आपको इसलिए दुरानी के सामने चारे के तौर पर फेंका है कि वो प्रिंस एंड कंपनी को हथिया सके, क्योंकि प्रिंसेस सुमेरा तो अब रही नहीं, उससे पहले प्रिंस मर चुके थे। उसके बाद कामरान दानिश को भी ठिकाने लगा दिया गया और मुझे उम्मीद है कि सेठ वाहिद जैसा गैंगस्टर भी इसमें मुलव्विस है। अचानक ही मुझे एहसास हुआ कि दो साए मेरे दाएं बाएं आन खड़े हुए थे। उनके साथ ही दो सख्त सी चीजें मेरे दोनों कंधों से आ टिकी थी। मैंने सर उठाकर देखा, वो साए नहीं, दो फैशन एबल से नौजवान थे।
उन पर एक नजर डालते ही मुझे एहसास हुआ कि उनका ताल्लुक तो यकीनन निचले मुतवस्सित तबके से था, लेकिन शायद वो ऊंचे तबके में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे या दाखिल हो चुके थे। लंबे बाल, जीन्स, जॉगर्स, हाथों में कड़े, मुंह में च्युइंगम और शक्ल पर खबासत। दोनों चमड़े की स्याह जैकेटें पहन रखी थी और दोनों का एक एक हाथ जैकेट की जेब में था। वो तकरीबन मुझसे चिपक कर आन खड़े हुए थे और दोनों ने अपनी अपनी जेब में मौजूद गन की नाल मेरे कंधे से लगा दी थी। उनमें से एक तो औस्त से कद काट का था, दूसरा जरा लंबा तिरंगा और कुछ मजबूत दिखाई देता था। रंगत दोनों की गंदी थी और शक्लें भी आम सी थी, लेकिन उस वक्त वो दोनों यकीनन अपने आप को अंग्रेज फिल्मों के गैंगस्टर या माफिया के अहम नुमाइंदे समझ रहे थे। लंबे नौजवान ने च्युइंगम चबाते हुए नीम व आंखों से मेरी तरफ देखते हुए सरगोशी से जरा बुलंद आवाज में कहा, हमारा ख्याल है कि ये खूबसूरत खातून तुम्हारी बातों से बेजार हो रही है। तुम इनका पीछा छोड़ो और बाहर चलकर जरा हमसे बात करो। क्या यहाँ बैठकर बात नहीं हो सकती? मैंने अपने लहजे में जरा खौफ का तासुर पैदा करने की कोशिश की। नहीं, नौजवान घुराया, हो सकता है हमें तुमसे किसी दूसरी जुबान में बात करनी पड़ जाए। और तुम देख ही रहे हो यहाँ काफी खूबसूरत लोग बैठे हैं, शीशे हैं, फानूस है, खूबसूरत लाइट्स हैं, महंगी कराकरी है, झिलमिल करता फर्श है। होटल वालों से फिलहाल हमारी कोई दुश्मनी नहीं जो हम उनकी चीजों का बेड़ा गर्क करें। जाहिर था उन्हें होटल वालों से कोई ऐसी हमदर्दी भी नहीं थी। बात सिर्फ ये थी कि किसी किस्म का हंगामा बर्पा करने की सूरत में यहाँ उनके पकड़े जाने या पहचाने जाने के इम्कानात ज्यादा थे और वो ये खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे। वो दोनों यकीनन तहमीना की निगरानी कर रहे थे और शायद उसकी हिफाजत पर मामूर थे। मैंने उस पहलू पर नहीं सोचा था कि उस पर नजर रखने वाला भी कोई आस पास मौजूद हो सकता है। शायद ऐसा सिर्फ उस वक्त होता जब दुरानी उसके साथ नहीं होता था। ये दोनों कौन है? मैंने जरा खौफजदा से लहजे में तमीना से पूछा। वो कुछ झिलाए हुए से अंदाज में बोली, आपने क्या हर सवाल का जवाब मुझसे पूछने का तहिया कर रखा है? जिस सवाल का जिससे ताल्लुक हो कभी डायरेक्ट उससे भी पूछ लिया करें। उठो। लंबे नौजवान ने अब गन की नाल मेरे कंधे में ज्यादा सख्ती से चबोते हुए दृष्ट लहजे में कहा, बाहर चलो, तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता देंगे, अपना तफसीली तारुफ भी करवा देंगे, अपना शजरा नस्ब भी बता देंगे। दूसरे नौजवान ने भी उसकी तकलीद में गन की नाल ज्यादा सख्ती से मेरे दूसरे कंधे में चुप हुई। मैंने रहम तलब अंदाज में तमीना की तरफ देखा और उठकर चल दिया। उन्होंने मुझे दरवाजे की तरफ चलने के लिए टहोका दिया। बोलने का फरीजा सिर्फ दराज का नौजवान ने संभाला हुआ था। वो बैठी बैठी सी आवाज और सरगोशी के अंदाज में बोला, चीखो पुकार या किसी को आवाज देने की कोशिश न करना, वरना हम मजबूरन होटल का ये खूबसूरत फर्श गंदा करने की परवाह नहीं करेंगे। वो दोनों मेरे दाएं बाएं चिपक कर चलने लगे। कभी कभी दोनों की जेबों में छुपी हुई गन की नाल मेरे दाएं बाएं तरफ पसलियों में कहीं चुप जाती और मैं उनकी हदायत के मुताबिक सादतमंदी से उनके साथ चलता हुआ पार्किंग लॉट में पहुंचा, जहां एक छोटी सब्ज जीप आड़ी तिरछी खड़ी हुई थी। वो बंद जीप थी और उसमें कई डेंट पड़े हुए थे। औसत कद काट के नौजवान ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। पार्किंग लॉट में कोई नहीं था। लंबे नौजवान ने अपनी गन निकाल लेने में कोई हर्ज महसूस न किया और उसी से मुझे पिछली सीट पर धकेला। मैं बिला हिलो हुज्जत के साथ बैठ गया। नौजवान मेरे करीब आ बैठा। गन उसने उस तरह मेरे पहलू में घुसेड़ दी कि अगर कोई खिड़की से झांक कर देखे तो उसे नजर ना आ सके। लेकिन उस वक्त मैं गन के बारे में नहीं, उन दोनों के बारे में सोच रहा था।